हाँ, रिकॉर्डर मैंने अब ऑन कर दिया है। तो ये हमारी आज की हेडिंग है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले तो आप लोग इसका एक ब्रीफ डायग्राम बना लो, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ये इसमें कितने फॉर्मूले इसमें कितने फॉर्मूलाज हैं? यार, कितने तो मैं कैसे बता दूँ भाई, मैं ऐसे नंबर याद करके थोड़ी ना बैठा हूँ। मतलब होंगे इसमें चार, मतलब सात, तीन चार होंगे रफली। संकेत भाई, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो जिंदगी में। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है यार, इतनी टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। चिल रहो, चिल। तो ये देखो, यहाँ पर ये एक बार मैं डायग्राम पूरा बना लूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि ये बना क्या रहे हैं हम। ये एक चेम्बर है ना। इस चेम्बर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, H2 गैस। और इसको ऐसे दो टर्मिनल से, बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो जैसे अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। फिर यहाँ से इस तरफ पूरा सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब आप हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भर दोगे, ये जो अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। ये बस तुम ऐसा समझो, तो मैं नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब अपन इसको पूरे सर्किट में कंप्लीट करेंगे, तो अपन ने देखा है कि यहाँ पर रेज वगैरह फ्लो होने लगती है ना। तो जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज मेंटेन किया जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे एटम्स में। बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर से उधर, और वो इतनी फास्ट मूव करेंगे कि यहाँ पर से लाइट निकलती हुई दिखेगी। देखो, मैं इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाता हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है ना। तो जब बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी लगती है दोनों साइड से, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाता है ना। ब्रेक होने से क्या होता है, ये दो एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। तो अब इस एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में वो जंप कर सकता है, राइट। ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था जब पिछले टॉपिक में। तो हमने देखा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की जब हमने बात की थी, आप लोगों को याद होगा। तो जैसे ये अगर न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जो हायर ऑर्बिट्स होते हैं, जो एक्साइटेड स्टेट्स होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर सकता है ना। तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो थोड़ी देर के लिए वो उस स्टेट में रहेगा, फिर वो वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो वो एक फोटोन को एमिट करता है, ठीक है। आई होप ये कहानी सबको क्लियर है। ये हमने पिछले टॉपिक में देखी थी, पिछले लेक्चर में हमने देखी थी। वो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है ना कि एक फोटो में एमिट हो। एक ट्रांजिशन से तो एक ही फोटोन एमिट होगा। वो तो डिपेंड करता है ना कितनी एनर्जी दे रहे हैं तो उतने ऊपर जाएगा वो। नहीं, फोटोन तो एक ही एमिट होगा। आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, उसमें फोटोन की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना, Hc/λ। तो आप जितनी एनर्जी, फोटोन की जितनी एनर्जी होगी, करस्पॉन्डिंगली उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। लेकिन एक ट्रांजिशन से एक ही फोटोन जनरेट होगा, Yes. है ना। जिसको इस बात में कंफ्यूजन हो वो लिख भी सकता है, ये अच्छा डाउट है। एक वन ट्रांजिशन जनरेट्स ओनली वन फोटोन ऑलवेज, ठीक है। तो तो अब ये जो हाइड्रोजन के एटम्स जनरेट हुए, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये टेम्परेरीली एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिट में या तीसरे ऑर्बिट में जा सकता है ना। तो एक्साइट हो गया, फिर जब ये वापस डी एक्साइट होगा, तो ये क्या करेगा, ये फोटॉन्स को एमिट करेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये ध्यान से समझना, ये वाला जो सैंपल है जिसमें बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जब उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं इसके अंदर। ये जो ट्रांजिशन है, ये हमने एक हाइड्रोजन एटम में कंसीडर किया। ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशंस हो रहे होंगे इस सैंपल के अंदर, जिसके कारण बहुत सारे फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे। जिसके कारण क्या एमिट हो रही होगी सैंपल से, लाइट, है ना। जिसके कारण सैंपल से लाइट एमिट होती है। वो ग्रुप पे मैसेज आ रहा है बार बार लिंक। क्या, कौन सा, किस पे। केमिस्ट्री की डाउट ग्रुप पे मैसेज आ रहा है लिंक। हाँ सर, लिंक मांग रहे हैं। लिंक क्यों मांग रहे हैं भाई, लिंक तो
एक मिनट रुको यार, तुम में से कोई मैसेज कर दो यार ग्रुप पे कि लिंक सेम है, क्लास चालू हो चुकी है, जल्दी ज्वाइन कर लो। यस सर। ठीक है, जब तक मैं नीचे का साफ करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि। तो आई होप सबको इतना डिस्कशन क्लियर हो गया होगा कि लाइट कैसे निकल रही है सैंपल से। देखो अब अपन क्या करते हैं, इसमें सैंपल से लाइट निकल रही है, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। अब हम सामने एक ऐसी शीट रख देते हैं, है ना, ताकि मेजोरिटी ऑफ द लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाए, वो रुक जाए, और एक छोटा सा छेद हम छोड़ देते हैं बीच में, ताकि सिंगल रे यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से सिंगल रे बाहर निकलती है लाइट की, जिसे बीम बोल दिया गया। अब क्या किया जाता है, अब उसको पास कराया जाता है एक प्रिज्म से, है ना, प्रिज्म से। ये होती है एक प्रिज्म, है ना। प्रिज्म का मतलब मुझे उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा। तो अब होता यह है कि ये बीम ऑफ लाइट जैसे ही प्रिज्म के सरफेस से पास करती है, तो अलग अलग वेवलेंथ के कारण ये स्प्लिट होती है ना। ये इस तरह से स्प्लिट होती है। यहाँ पहले तो इस एंड पे रिफ्रैक्शन होता है, फिर दोबारा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, तो ये फिर से ऐसे स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये स्प्लिट होने के बाद जब हम इसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट एक वैसी प्लेट होती है जिसपे आप ऐसा समझ सकते हो कि अलग अलग जो वेवलेंथ की जो लाइट है ना, वो अलग पोजीशन पे अपनी छाप छोड़ देती है। जैसे ये यहाँ पर इसकी लाइन आ जाएगी, ये दूसरी रे जो स्ट्राइक करेगी उसकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तीसरे की यहाँ पे आ जाएगी, चौथे की यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पे एक पूरा स्पेक्ट्रम टाइप का मिल जाता है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर अपन व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करें, तो जो 7 कलर्स हैं वो 7 कलर्स हमें रेनबो के फॉर्म में एक फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेंगे। तो दिस प्लेट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, प्लेट, PLATE। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सेटअप था, है ना। यहाँ से अपन ने एक बीम निकाली, उसको स्प्लिट करा दिया और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया। तो अब हेडिंग दोबारा समझते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ है, इसलिए इसको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। स्पेक्ट्रम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स ऑब्टेन होंगे, है ना, अलग अलग पोजीशंस पे। एमिशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये एमिशन से बना है, मतलब जो फोटोन जो जनरेट हो रहा है। देखो एमिशन वर्ड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको एमिशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस है अपना, है ना, ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, और जब ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में गया, है ना, फिर जब ये वापस आया, तो वापस आने के दौरान ये क्या एमिट करेगा, ये फोटोन को एमिट करेगा। तो फोटोन को ये इस ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फोटोन एमिट हो रहा है, तो ये एमिट होने के कारण इसे एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का बोला गया है। ठीक है, तो आई होप एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बस आप ये सिंपल डायग्राम्स बना लो, और फिर हम अब इसमें लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ। अगला है, एक डाउट था हाँ हाँ संकेत बताओ। सर, सिर्फ हाइड्रोजन से ही पॉसिबल है कोई और? नहीं, बहुत से एटम से पॉसिबल है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन एटम है ना। यस अपने सिलेबस में बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक यस। है, तो इसलिए अपने इसमें सिलेबस, हाँ हाँ बोलो। कलर भी प्रोड्यूस होते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कलर्स प्रोड्यूस होंगे स्पेक्ट्रम में, अलग अलग जगह तो पर अलग अलग नॉर्मल देंगे। नॉर्मल लाइट वाले होंगे क्या? हाँ हाँ नॉर्मल लाइट वाले। कलर मतलब तो कलर होता है, रेड मतलब रेड, लाल, है ना, ग्रीन मतलब ग्रीन, मतलब वैसे ही ना, विबग्योर जैसे। विबग्योर सर जैसे। डिफरेंस क्या होगा हाइड्रोजन में और दूसरी गैसेस में? हाइड्रोजन में और दूसरी गैसेस में एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है यार। हर ट्रांजिशन कलर एमिट करे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अपन थोड़ी देर बाद 5 सीरीज की बात करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि दूसरी सीरीज में कलर्स ऑब्टेन होते हैं।
मतलब कुछ ऐसी भी रेडिएशंस हो सकती हैं जो स्प्लिट हो, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ अपना प्रेजेंस शो ना करे, है ना। जैसे मान लो एक्स रेज वगैरह आ रही हैं या गामा रेज वगैरह आ रही हैं, कॉस्मिक रेज आ रही हैं, तो वो तो अपन को फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेगी नहीं, ठीक है। हमें केवल वो ट्रांजिशंस दिखेंगे जो कलर शो कर पाएंगे, यस सर। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी टॉपिक में नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का हम मतलब समझते हैं क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम की पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम इज द it is the ordered arrangement of lines of particular wavelength, इसको लिख लो कॉपी में, lines of particular wavelength जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बहुत से टाइप के होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के स्पेक्ट्रम्स भी होते हैं, अपनी सिलेबस में सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम है ना। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। इट इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस। यहाँ पर जो लाइंस है वो एक ऑर्डर में आएंगी, है ना। मतलब एक साइड कम वेवलेंथ होगी और दूसरी साइड ज्यादा वेवलेंथ होगी, तो लाइंस मतलब एक ऑर्डर में आ रही है, ठीक है। मतलब ऐसे रैंडम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो कम स्प्लिट करेगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो इट इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ के एक ऑर्डर में अरेंजमेंट हो जाता है लाइंस का, तो इसलिए इसको एक लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल बताया गया है जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो जो अभी अपन ने ये बनाया है दिस इज एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लो, फिर लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं या नेक्स्ट सब हेडिंग लिखते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का जनरेट कैसे हुआ ये अपन ने यहाँ पे देख लिया है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो पहले एक दो लाइन लिख लो इसके बारे में। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन is observed due to de-excitation of electron from one orbit to another, ठीक है। इसका मतलब हम समझते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसका कारण क्या है। कारण है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन जब एक और एक्साइट तो पहले होता ही है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है ना, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, तब वो फोटोन को एमिट करता है, और फोटोन के एमिट होने के कारण ही हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो आई होप ये रीजन सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखो, अब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो हम डी एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो डी एक्साइटेशन हम देखते हैं, जैसे मान लो ये एक एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल, मतलब ऊपर वाला ऑर्बिट, और ये है लोअर एनर्जी लेवल, है ना, नीचे वाला ऑर्बिट। इसको हमने N2 बोल दिया, इसको हमने N1 बोल दिया। तो हमको एनर्जी पता है, एनर्जी कैसे निकालते हैं बोर की थ्योरी से, -13.6 Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दिस इज द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। N2 ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 Z स्क्वायर
ये z है ना, 2 नहीं है, इसको ध्यान से लिखना, z² बाय n2 हाइड्रोजन है स्क्वायर। तो जेड की जगह 1 भी लिख सकते हैं ना अपन तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अपन हाइड्रोजन की जगह z की वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ पे जनरल लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि जैसे हीलियम प्लस या लिथियम +2 आ गया तो वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, लेकिन उनके लिए z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब देखो, तो हम बात ये कह रहे थे कि अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा, हम देखो डी एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा, है ना, तो करस्पॉन्डिंगली वो एक फोटोन को एमिट करेगा। तो अब इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन है, इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो भाई सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले यहाँ पे 10 जूल एनर्जी में था और यहाँ पर अब आ गया 6 जूल एनर्जी में, तो बची हुई जो 4 जूल एनर्जी है वो तो रिलीज हो गई होगी, है ना। तो वो जो रिलीज एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी फोटोन की, 4 जूल, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी एक्चुअली, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी एक्चुअली व्हाट, En2, है ना, एनर्जी ऑफ n2 ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ n1 ऑर्बिट। ठीक है, आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये ई डेल्टा जैसा है क्या? हाँ हाँ वही डेल्टा ई ही है ये, मतलब ये वाली बात अपन पहले भी कर चुके हैं, वैसे अपन दोबारा कर रहे हैं, है ना। मतलब इसको अपन डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो, संकेत कुछ कह रहे हो। एनर्जी में करेंगे इसकी बात। तुम्हारी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है, दोबारा बोलो एक बार। एक्साइटिंग एनर्जी वाला अपन ने इसी बारे में बात की। आवाज नहीं आ रही यार, एक बार टाइप कर दो अगर करना हो तो, टाइप कर दो तुम अभी तो, है ना। तो जब तक मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ये अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन इस तरह से हम निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस अब लिख लो, हाँ कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है। एनर्जी 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 ऑफ एमिटेड फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी En2 माइनस En1, है ना। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे तो ये आ जाएगा सॉल्व होके 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। ये n1 और n2 उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि जो माइनस साइन होता है ना बाहर, उसको अपन ने अंदर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब मैथ से सिंपल, आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप इस ये इमेज ध्यान में रखना। ठीक है, फोटोन जब En2 से En1 में जंप कर रहा है, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर रहा है, तो फोटोन की कितनी एनर्जी होगी, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, है ना। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अपन को पता ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला मत रटना, लॉजिक से ध्यान में रखना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इस तरह से ये वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं कि जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी तो अपन ने देख ली, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, है ना। तो इससे जो अपनी फोटोन की एनर्जी आएगी, फोटोन की एनर्जी मान ली अपन ने लिख दिया है डेल्टा ई, है ना। तो फोटोन की जो एनर्जी आई डेल्टा ई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एच सी बाय लैम्डा, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद वेव नंबर निकालने के लिए बोल सकते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या किसी को, बताओ। 1/λ। 1/λ। हाँ, तो इससे आप वेव नंबर भी निकाल सकते हो, है ना, लैम्डा निकल जाएगा तो 1/λ अपना वेव नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोटोन के बारे में कोई भी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, हाँ संकेत, तुमने क्या मैसेज किया है कि सर आप आज की क्लास सेंड कर देना, मेरा नेट अनस्टेबल है तो मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, वो क्लास तो मैं सेंड कर ही देता हूँ रोज ही, है ना। कभी मैं गलती से भूल जाऊँ सेंड करना तो मेरे को याद दिला दिया करो एक बार, वैसे मेरे को ध्यान रहता है सेंड करने का। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ऑल्दो ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना, वेव नंबर, वेवलेंथ वगैरह। इसमें एक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, मतलब इसी लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर ही है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्या चीज़ है ये। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। ये अपन ने यही वाला फॉर्मूला कॉपी कर लिया जो यहाँ पे लिखा है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा। और इसके बाद फिर देखो डेल्टा ई को अपन ने लिख दिया एच सी बाय लैम्डा, होता ही है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ये वन बाय लैम्डा को एक तरफ रखा, है ना, और एच सी को अपन ने दूसरी तरफ भेज दिया। तो एच सी कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, 13.6 बाय एच सी जेड स्क्वायर, और ये पूरा टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू 13.6 बाय एच सी, दिस वैल्यू, है ना, इस वैल्यू को रीडबर्ग्स कांस्टेंट बोला जाता है, कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना 13.6 एच सी, तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को रीडबर्ग्स कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये वैल्यू आप निकाल भी सकते हो सॉल्व करके, है ना, सारी वैल्यूज हमें पता है। तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व होके आती है वो आती है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, मतलब पर मीटर। ठीक है, तो आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखो, क्वेश्चन में जनरली उसी से काम हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन को ध्यान में रखना है, ये वाली वैल्यू अपन को ध्यान में रखना है। बाकी अच्छा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जनरली अपना जो क्वेश्चन है वो अब उसमें अपन को आर पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमको एनर्जी निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, वेवलेंथ निकालना होगा तो ऐसे, मतलब हम निकाल लेंगे हर चीज। ये अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कभी कैपिटल आर के टर्म्स में आ गया, है ना, जैसे मान लो उन्होंने क्वेश्चन में एनर्जी की वैल्यू कैपिटल आर के टर्म्स में दी है, तो उस टाइम पे अपन को याद होना चाहिए कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैपिटल आर का बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में ही कैपिटल आर लिखा है, मतलब मैं अपना स्टेटमेंट करेक्ट करके रिपीट करता हूँ, कैलकुलेशन में कैपिटल आर का यूज नहीं आएगा जनरली, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही कैपिटल आर लिखा हुआ है तो फिर अपन को कैपिटल आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे अपन कैलकुलेशन में प्रोसीड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये चीज समझ ली है ना। ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अपन ने समझ लिया कैसे ऑब्टेन होता है। अब इसके अंदर अगली सब हेडिंग है लाइन स्पेक्ट्रम में। अब अपन लिखेंगे, अपन को ये समझ में आ गया लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होता है, उसके फॉर्मूले वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग है इसी के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इन डिफरेंट सीरीज, है ना, ये नेक्स्ट सब हेडिंग है अपनी, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट सीरीज। तो इसका मतलब हम समझते हैं, देखो पहले तो आप ये डायग्राम बना लो, है ना, उसके बाद मैं मतलब समझाता हूँ। ये है पहला ऑर्बिट,
एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये है पहला ऑर्बिट, फिर अपन को बनाने हैं कितने, 8 बनाने हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा, है ना। फिर ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप कम होते जाता है ना, छठवा। तो उस बात को मैं ध्यान में रखते हुए ये डायग्राम्स बना रहा हूँ, सातवां, और ये एकदम चिपक के हो जाएगा आठवां। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑर्बिट्स हैं वो एक्चुअली जाते तो इन्फिनिटी तक है ना, जाते तो इन्फिनिटी तक हैं, लेकिन अपन को इन्फिनिटी तक का कंसीडर करने की इस टॉपिक में ज़रूरत नहीं है ना। तो ये है अपना पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, और ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखना, हम एमिशन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो इसके अपन को सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे देखेंगे, देखो जो हाइड्रोजन एटम है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपन पहले वो सारे केसेस कंसीडर कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है ना, किसी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया 2 से 1 में, या तो फिर इलेक्ट्रॉन आ सकता है 3 से 1 में, या फिर कूद सकता है वो डायरेक्ट 4 से 1 में, है ना, या फिर 5 से 1 में, इस तरह से 8 से 1 में, है ना, ऐसे चलता रहेगा इस तरह से। लास्ट कौन सा हो जाएगा, इन्फिनिटी से 1 में। ठीक है, उसके बाद ये तो वो सारे पॉसिबल केसेस हो गए, ध्यान से सुनना, जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट पर जाके रुक रहा है। और कैसे ट्रांजिशंस हो सकते हैं, वो सारे पॉसिबल केसेस जब इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आके रुक रहा हो। तो सेकंड पे कहाँ से आएगा, सेकंड के ऊपर से, तो 3 से आ सकता है 2 पे, या फिर 4 से, एंड सो ऑन इन्फिनिटी से। ठीक है, फिर अगली जो सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन 3 पे आ सकता है ना, 3 पे, 4 पे, एंड सो ऑन अप टू फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। इसको थोड़ा सा और डायग्राम को एक्सटेंड कर देते हैं, ये लाइंस जो है वो और लंबी लंबी कर देते हैं। तो ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई, आप लोग समझ लेना, है ना। तो ये थर्ड पे आके गिर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन फोर्थ पे आके गिर सकता है फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ पे आके गिर सकता है, एंड सो ऑन अप फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखो, ये यही सारे पॉसिबल केसेस है ना। मतलब इस तरह से कहानी और भी आगे जा सकती है, फाइनली इलेक्ट्रॉन सिक्स पे भी आ सकता है, सेवेंथ पे भी आ सकता है, एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी ये जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, है ना, इनको साइंटिस्ट्स के नाम पे असाइन कर दी गई है। ये जो सीरीज जनरेट होगी, है ना, उसको उसको लाइमैन सीरीज बोला जाता है। देखो ये वाली जो सीरीज है, पहली सीरीज, इसको लाइमैन सीरीज बोला जाता है ना। लाइमैन एक साइंटिस्ट का नाम था, आदमी का नाम था। ठीक है, लाइमैन सीरीज। ठीक है, लाइमैन सीरीज का मतलब क्या है कि देखो, इलेक्ट्रॉन जब भी कहीं से भी वो जंप करे, जब भी वो फाइनल ऑर्बिट में आके रुके, तो उसको उससे एक सीरीज जनरेट होगी, है ना। सीरीज जनरेट होने का क्या मतलब है, देखो इसको मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, है ना। तो जैसे ये इस तरह से ट्रांजिशंस हो रहे हैं, है ना, ये सब कहाँ पे आके रुक रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 पे। तो हर एक, ध्यान से सुनना, हर एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन जनरेट होगा। ठीक है, और हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है सबका। तो हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग होगी, हर फोटोन की वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो हर फोटोन जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक अलग जगह ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो उससे क्या जनरेट हो जाएगी, उससे एक सीरीज जनरेट हो जाएगी।
ठीक है। तो वो सारे ट्रांजिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे आके रुका, उससे जो सीरीज जनरेट हुई उसे लाइमैन की सीरीज बोल दिया। ठीक है, बस इतना समझने वाली बात है। उसके आगे यहाँ से फिर अपन को याद रखना है अब। तो देखो ये लाइमैन सीरीज हो गई। फिर अगले जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे ऐसे दे दिया बामर सीरीज, है ना। अब मैं सीरीज वर्ड नहीं लिख रहा हूँ बार बार, बस साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और ये पीफुंड, PFUND। ठीक है, तो ये एकदम रटने वाली बात है, अभी अपन को याद रखना है ना। सारे पांचों साइंटिस्ट, कितने, पांच नहीं, हाँ 5 साइंटिस्ट हैं, पांचों साइंटिस्ट के नाम हमें याद होना चाहिए। हमें ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किससे किस में जंप कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लो, है ना। आई होप ये सबने बना ली होगी। तो अब देखो इसको अपन को याद कैसे रखना है। यहाँ पर अपन बनाएंगे एक टेबल। टेबल में हम बनाएंगे, टेबल में हम बनाएंगे 3 कॉलम, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजिशन, जस्ट अ सेकेंड, ट्रांजिशन। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सीरीज। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेक्ट्रल रीजन। ठीक है, अब देखो तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, N2 से N1, है ना। N2 से N1 मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। तो जब N2 की वैल्यू, या इसको N2 N1 यहाँ पे नहीं लिखे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो थोड़ा और शॉर्ट में बन जाएगा अपना। N2 की वैल्यू इंफिनिटी से लेकर 2 तक हो सकती है ना। और N1 की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी से 2 से लेकर कोई भी वैल्यू से इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो, उस सीरीज को लाइमैन सीरीज बोला जाएगा। ठीक है, तो लाइमैन सीरीज से जो रेडिएशन जनरेट होती हैं वो सब अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है ना। ये बात भी अपन को ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये टेबल अपन को एज इट इज याद होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और उसके बाद अगला ट्रांजिशन क्या था, ये अपनी लाइमैन सीरीज हो गई जब 2 पे आके गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 2 पे आके गिर रहा है, तो वो सीरीज हो जाएगी बामर, BALMER, है ना। और बामर सीरीज में ये आती है विजिबल, फर्स्ट 4 लाइंस, है ना। बामर सीरीज में जो लाइंस ऑप्टेन होती है उसमें पहली 4 लाइंस विजिबल में आती है, रेस्ट इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, है ना। मतलब बामर सीरीज में पहली लाइन, दूसरी लाइन और इसके बगल में तीसरी और चौथी लाइन आएगी। ये जो 4 लाइन है ये स्पेक्ट्रोग्राफिक फोटोग्राफिक प्लेट पे विजिबल मतलब कलर्स शो करती है ना। ये 4 लाइन, पहली 4 लाइन। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई जो लाइन्स है जो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, फ्रॉम 5th लाइन टूवर्ड्स द लास्ट लाइन, ये सब जो है वो किस में आती है, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है यार, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पर्टिकुलरली विजिबल फर्स्ट 4 लाइंस, है ना। उसके बाद थर्ड अपन लिख लेते हैं, इंफिनिटी से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आ रहा हो तो उसको पैस्टन सीरीज बोलेंगे, है ना। और
ये सब इसमें सारी लाइंस जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, सारी लाइंस। फिर इन्फिनिटी से लेकर 5 से 4 ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट ये भी इंफ्रारेड में, और इन्फिनिटी से लेकर 6 तक से लेकर 5 तक ये आ जाएगा पीफुंड। ठीक है, ये अगेन इंफ्रारेड में। तो अब देखो इसको मैंने कैसे याद कर रखा है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, है ना, फिर तुम लोग को जैसे याद करना हो वैसे कर लेना। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, एल बी पी बी पी, है ना, मतलब एल बी पी बी पी। ठीक है, तो पहले पहले अल्फाबेट से जनरली अपन को सीरीज का नाम याद रहेगा लाइमैन। अब ये बामर और ब्रैकेट 2 बार आ रहा है, देखो बामर और ब्रैकेट 2 बार आ रहा है, तो इसको कैसे अपन ने बाइफरगेट करके रखा है कि बामर पहले आना चाहिए, है ना, ब्रैकेट बाद में आना चाहिए। और 10th का रिजल्ट कब आएगा? 10th का रिजल्ट कब आने वाला है भाई, कोई बताओ इन्हें। 10th के रिजल्ट की बात अपन कर शायद कल या परसों आ जाएगा। कल या परसों आ यस जाएगा। सर, ऐसे ही तो डेट आ रही है। बाकी 10th के रिजल्ट की बात अपन बाद में करते हैं, अभी टॉपिक पे रहते हैं, है ना। तो देखो अपन बी की बात कर रहे थे, देखो बी 2 बार आ रहा है, तो इसमें अपन को कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला अल्फाबेट भले ही सेम है, हमको सेकंड अल्फाबेट याद है ना। सेकंड अल्फाबेट इसमें ए है, इसमें आर है ना, आर बाद में आता है ए के, तो इसका मतलब ये वाला बामर होगा और ये वाला ब्रैकेट होगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी एप्लीकेबल है ना। पैस्टन और पी फंड में दोनों के पहले पहले अल्फाबेट सेम है, पी और पी दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें सेकंड अल्फाबेट है ए और इसमें है एफ। ठीक है, तो जो ए है वो, मतलब जो एफ है वो ए के बाद आएगा, तो पी फंड पैस्टन के बाद आएगा। ठीक है, अब ये कोड याद रखने के लिए इसको मैंने ऐसे याद कर रखा था, है ना। आप लोग को कोई बेहतर याद आ रहा हो तो उससे याद कर लेना, जैसे लो ब्लड प्रेशर, है ना, एलबीपी मतलब लो ब्लड प्रेशर, और एक बार वो बीपी याद रहता है तो दूसरी बार का भी याद रह ही जाता है ना। तो कुछ इस तरह से आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी ऑर्डर तो अपन को याद रहेगा ही, है ना, 1 2 3 4 5। तो जो n1 की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 होगी, और सबको गिराना उसके ऊपर से ही है ना, इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा वो ऊपर से ही गिरेगा। तो अगर सॉरी तो अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना, n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कॉलम अपन को याद हो गया। उसके बाद ये स्पेक्ट्रल रीजन वाला कॉलम याद करने के लिए इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, मुझे ऐसे याद है ना। ये जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ याद करने की, सिंपल ट्रिक्स है ना, ऐसा कुछ वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसे ही याद करना हो। अगर किसी के पास कोई बेटर ट्रिक हो तो वो भी बता सकता है ना, उसको मैं बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करूंगा और उसके क्रेडिट्स भी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, यू वी आई क्यूब, है ना, यू अल्ट्रा वायलेट, वी विजिबल, और आई क्यूब मतलब ये 3 बार इंफ्रारेड आ रहा है, इसलिए इस तरह से यू वी आई क्यूब, है ना, यू वी क्यूब, इस तरह से मेरे को याद है। सर ये UVIQ आपने पहले ही बताया था शायद एक बार। पहले कब बताया था? पता नहीं सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा वो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, UVIQ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम लोग ये लिख लो जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एज इट इज याद रहनी चाहिए अपन को। सर इसका न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है क्या? बेशक, न्यूमेरिकल में यूज ऐसे होता है, देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे उसने बोला कि क्वेश्चन में बोला कि फोर्थ लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज की आप एनर्जी बताओ, तो फोर्थ लाइन अपन को पता होना चाहिए पैस्टन सीरीज की क्या होगी। तो उसके लिए अपन को फर्स्ट लाइन पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन क्या है, 4 से 3, तो सेकेंड लाइन 5 से 3, है ना, थर्ड लाइन 6 से 3, तो फोर्थ लाइन मतलब 7 से 3। ठीक है, तो बस अपन को n2 की वैल्यू पता चल गई 7, n1 की 3, दोनों में एनर्जी डिफरेंस निकाल दो, hc बाय लैम्डा,
तो अब कुछ भी बता सकते हैं अपन, फोटोन की एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर वगैरह। समझ में आया किस तरह यस से इसका सर। न्यूमेरिकल में यूज होता है? तो बाकी अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में जाएगा। इसको आई होप सबने लिख लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन emitted when an electron in, ये कुछ कुछ वर्ड्स में शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन मेक्स अ transition from n is equal to 2 to n is equal to 1। इस क्वेश्चन को पढ़ लें सभी लोग, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, सोच लो कैसे करना है। ठीक है, तो फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा हो 2 से 1, है ना। तो जैसे मान लो ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में तो आ गया होगा सबको। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है 2 से 1 में, तो इस ट्रांजिशन से एक फोटोन एमिट होगा, है ना। तो ये जो फोटोन एमिट होगा इसकी अपन को वेवलेंथ बताना है। तो वही डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना। और डेल्टा ई निकाल लेना, E2 माइनस E1, है ना। एनर्जी ऑफ इन सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला अपन को पता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल वैल्यूज डालने के बाद अपना वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, जब सारी वैल्यूज अगर ऐसा ही, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। ये जो है इससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसको जूल्स में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर एच की वैल्यू एसआई यूनिट में डालेंगे, सी की वैल्यू एसआई यूनिट में डालेंगे, तो हमारा लैम्डा एसआई यूनिट मतलब किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, तो बस ये स्टेप्स लिख लो, है ना। आई होप इसमें डाउट नहीं है किसी को। नो सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख लेते हैं जो अक्सर क्वेश्चन में यूज होते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स। important terms related to spectral lines, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे पहला टर्म है फर्स्ट लाइन, है ना। पहला टर्म है, एक सेकेंड, पहला टर्म है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। ठीक है, किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना। फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब ये होगा,
इसको अपन वेरीफाई भी करते जाते हैं। फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट सीरीज, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो बामर सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड से पहली लाइन कौन सी है, 3 से 2 है ना, तो ये दिस विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, है ना। इसको आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये जो लाइन होती है, डायग्राम में भी लिख लो तो और सही रहेगा। ये जो लाइन होती है इसे फर्स्ट लाइन बोलते हैं, तो इसको सेकेंड लाइन बोलेंगे, है ना। और ये जो लाइन होती है इसको लास्ट लाइन बोलते हैं, लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। फिर ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, और ये हो जाएगी बामर सीरीज की लास्ट लाइन। ठीक है, तो सिंपल है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट सीरीज, और सिमिलरली लास्ट लाइन का क्या मतलब होगा, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब क्या होगा, लास्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट सीरीज, लास्ट लाइन फ्रॉम LHS of that series, right? तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, फिर अगला टर्म है यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सॉरी लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सीरीज। ये टर्म अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, लाइन हैविंग लॉन्गेस्ट लाइन का मतलब ये है लाइन हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो ऐसी कौन सी, किसी भी सीरीज में ऐसी कौन सी लाइन होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो देखो सर इन्फिनिटी से फर्स्ट लाइन, मतलब वो इन्फिनिटी से वो वाला ऑर्बिट जिसमें देख रहे हैं। गलत जवाब, देखो बता रहा हूँ। तो जैसे अपन को ये बात तो पता है डेल्टा ई मतलब दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस, उससे जो फोटोन एमिट होता है ये उसकी एनर्जी के बराबर हो गया सिवाय लैम्डा। तो अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब आपको लैम्डा अगर आपको लार्जेस्ट चाहिए, तो एनर्जी गैप जो है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, है ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी गैप स्मॉलेस्ट कब होगा, सब एनर्जी गैप स्मॉलेस्ट कब होगा, पहली लाइन में हमेशा, है ना। किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें एनर्जी गैप सबसे कम होता है, ये देख के समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो एरो है इसकी लेंथ सबसे छोटी है, ठीक है। तो Yes, sir. क्लियर हो गया चंद्रभान, यस सर। शाबाश। तो लाइन हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो कौन सी लाइन होगी, इट विल बी फर्स्ट लाइन, है ना, ठीक है। तो ये मतलब ये हर चीज बहुत लॉजिकल है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी, एकदम लॉजिक से याद रहना चाहिए अपन को। फर्स्ट लाइन है जिसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी, लास्ट लाइन, है ना। तो उसका भी पॉइंट लिख लो, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ सीरीज कौन सी होगी भाई, लाइन हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना। अब तो समझ में आ ही जाएगा, बस लिखते जाओ, लाइन हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ which will be what, wavelength, it will be last line, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक कर देते हैं। जो लॉन्गेस्ट लाइन है किसी सीरीज की, उसमें अपन को ये एरो की लेंथ नहीं देखना, है ना। लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सीरीज बामर सीरीज की ये नहीं होगी, क्योंकि लेंथ के हिसाब से देखो तो ये एरो सबसे लंबा है ना। लेकिन ये जो है इसको शॉर्टेस्ट लाइन बोला जाता है,
क्योंकि जो लाइन है शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वो एरो की लेंथ से नहीं देखते, वो एमिट जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ से देखते हैं, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करना। जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो फोटोन की वेवलेंथ से देखा जाता है ना, वेवलेंथ से देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आई होप ये बातें सबको याद रहेंगी। इसमें एक लास्ट बात ये रहती है, अच्छा आई होप ये वर्ड सबको क्लियर हो जाएगा। विजिबल फर्स्ट 4 लाइंस, तो बामर सीरीज की जो पहली 4 लाइंस है, पहली 4 लाइन कौन कौन सी होगी? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो लाइंस है ये विजिबल रीजन में आएंगी, बाकी इसके आगे जितनी भी लाइंस है वो सारी इंफ्रारेड में जा रही है ना। बामर सीरीज की बची हुई, फिर पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सब इंफ्रारेड में जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक हमको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, उसको हम लिख लेते हैं। देखो अपन को विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी रेंज याद होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग गलत लिख दी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर विजिबल रीजन लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इट लाइज बिटवीन 4 into 10 to the power 14 to 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, है ना। ये वैल्यू अपन को याद होना चाहिए। फिर ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है विजिबल रीजन के लिए, है ना। मतलब जितने भी आपको कलर्स वगैरह दिखते हैं वो सब, उन सब की फ्रीक्वेंसी, उन सारे रेडिएशंस तो की सर ये फ्रीक्वेंसी इस रीजन में इंफ्रारेड के आती है। लिए तो नहीं होगी ना? कैसा? इंफ्रारेड के लिए नहीं होगी? नहीं नहीं, इंफ्रारेड के लिए नहीं है, विजिबल रीजन के लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई। अगर कोई गलती से वेवलेंथ रेंज पूछ ले तो अपन अपन को पता ही है ना, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है ना, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें पता है, हमें C की वैल्यू पता है, तो अगर कोई पूछे हमसे तो हम वेवलेंथ की रेंज भी बता सकते हैं, इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो ये रही अपनी सीरीज की बातें। एक क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज of He plus ion in terms of कैपिटल R, है ना। आपको सेकेंड लाइन की वेवलेंथ बताना है, कैपिटल आर के टर्म्स में बताना है ना। सभी लोग आंसर बताओ इसका, जहां पे अटक जाओ तो कॉपी पलट के देख लेना। आंसर आएगा किसी का?
चलो देखो अब मैं बताता हूँ। तो वेवलेंथ आपको निकालना है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, है ना। तो बामर सीरीज का मतलब अपन को पता होना चाहिए लाइमैन बामर। बामर मतलब n1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो 2 पर गिरेगा, तो जब 3 से गिरेगा तो ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन, और जब 4 से गिरेगा तो ये हो जाएगी सेकेंड लाइन, है ना। तो सेकेंड लाइन की बात हो रही है, इसका मतलब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 4 से 2। तो ये अपनी n2 की वैल्यू हो गई 4 और n1 की वैल्यू हो गई 2, सही है। तो n2 n1 की वैल्यू आ गई। तो बस अब इसमें क्या करना है, वही डेल्टा ई, मतलब E2 माइनस E1, है ना। मतलब 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला बनेगा। और डेल्टा ई किसके बराबर होता है, hc/लैम्डा के। अपन को आंसर बताना है आर के टर्म्स में, है ना। आर मतलब रीडबर्ग्स कांस्टेंट। तो hc को जब अपन ने इधर भेज दिया, हाँ वैष्णवी शाबाश शाबाश। तो hc को जब अपन यहाँ भेज देंगे तो ये सॉल्व होकर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/लैम्डा इज इक्वल टू 13.6/hc क्या होता है, कैपिटल आर, है ना। z की वैल्यू कितनी है, अपन को हीलियम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हीलियम मतलब z की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, है ना। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/3r, है ना। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. तो एक चीज और हाईलाइट कर सकते हैं उसमें, उसकी वैल्यू तो अपन ने, हाँ ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है। 13.6/hc का मतलब कैपिटल आर होता है और इसकी वैल्यू, है ना। दो चीजें अपन को याद रखना है रीडबर्ग्स कांस्टेंट से रिलेटेड। तो ठीक है, अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। ये अभी अपन स्पेक्ट्रम के अंदर ही है ना। अगला सब टॉपिक है इसमें नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, ठीक है। ये अपना अगला टॉपिक है। है ना। तो देखो इसमें अपन दो टाइप के सैंपल की बात करते हैं। फोटॉन्स जो हैं किससे निकलते हैं, वो ये इस तरह जब अपन कोई सैंपल भरते हैं किसी चेंबर में, है ना। ये जब अपन इस तरह कोई सैंपल भरते हैं किसी चेंबर में तो उससे फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो कितने फोटॉन्स बाहर निकले, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, that will actually depend on what kind of sample you have taken. So there can be numerous possibilities in terms of types of samples, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो केवल दो टाइप के सैंपल हैं। एक है सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब दो टाइप के सिस्टम्स हैं, एक होगा सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम और दूसरा है आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये दो सब टॉपिक्स को अपन अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हम फॉर्मूलाज लिखेंगे कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स के, ये आपको बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आ पाएगी इस चीज की कि ये फॉर्मूला आ क्यों रहा है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक है, तो बस अपन को इसके फॉर्मूले रट के रखना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। फॉर्मूला अपन को याद होगा, अपन से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे अगर आपको सैंपल दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअली दो वर्ड से अपन को समझ में आ जाता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। क्वेश्चन में या तो दिया होगा सैंपल, सैंपल का मतलब क्या होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसमें, या फिर क्वेश्चन में वर्ड होगा आइसोलेटेड, है ना। आइसोलेटेड मतलब अकेला। तो अगर हाइड्रोजन एटम सैंपल में है, ठीक है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये है N2, ध्यान से सुनना, ये है N2 हायर एनर्जी लेवल और ये है N1 लोअर एनर्जी लेवल। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि एक बहुत सारे हाइड्रोजन एटम का एक सैंपल है, तो उसमें मान लो 7th एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल के बीच में जब ट्रांजिशंस होगा तो उससे कितने फोटॉन्स जनरेट होंगे, है ना। तो देखो N2 और N1 ये अगर हैं तो इसमें जो ट्रांजिशंस होंगे बहुत सारे, है ना, इस तरह से इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस होंगे। तो जितने भी ट्रांजिशंस होंगे वो सब करस्पॉन्डिंगली एक एक डिफरेंट फोटोन जनरेट करेंगे, है ना। तो इसका नंबर पूछा जा रहा है कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, है ना, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाय 2, जहां पर डेल्टा एन क्या है, वेयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, है ना, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1, ठीक है। ये कब, जब आपने सैंपल लिया है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम लिए हैं। अगर आपने आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला, है ना, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। अगर आपने आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम लिया है तो उसमें जो अपना ट्रांजिशन है वो अगेन N2 किसी हायर एनर्जी लेवल से N1 किसी लोअर एनर्जी लेवल में होगा। इसमें भी काफी सारे ट्रांजिशंस होंगे, है ना, सब एक फोटोन एमिट करेंगे। तो इससे जो जनरेट होगा फॉर्मूला नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स का, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स विल बी इक्वल टू N-1, nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, N-1, है ना। इसको इसको 1 मिनट ऐसे लिख लो, इसको N-1 मत लिखो यार। अगर जैसे N2 की वैल्यू अगर 3 है और N1 की वैल्यू 1 है, तो एक 3 से 1 पे गिरेगा, एक 2 से 1 पर गिरेगा, मतलब 2, मतलब डेल्टा एन लिख सकते हैं इसको सिंपल। इसको आप N-1 मत लिखो, इसको लिख लो डेल्टा एन, है ना, जहाँ पे डेल्टा एन सेम क्या है, N2 माइनस N1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। इन दोनों का मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो थोड़ा बहुत अपन समझ सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना सभी लोग, जब आप सैंपल की बात कर रहे हो, है ना, अपन ने मान लिया कि अपन को कोई ऐसा सैंपल दिया है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो 5 से जंप कर रहा है, किसमें, 2 में, है ना, 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। और बात किसकी हो रही है, सैंपल की, ठीक है। सैंपल वर्ड का क्वेश्चन में यूज कर लिया गया है। तो बीच में कौन कौन से ऑर्बिट होंगे, 4, 3, है ना। ध्यान से समझ लेना सभी लोग, क्वेश्चन ने बोला है 5 से लेकर 2 तक के आपको सारे पॉसिबल फोटॉन्स बताने हैं। तो सारे पॉसिबल फोटॉन्स में फिर सारे पॉसिबल जंप्स जो है वो अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप कंसिडर कर लो 2 पर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो 2 पर वो आ सकता है 5 से आ सकता है, या फिर 4 से आ सकता है, या फिर 3 से आ सकता है ना। तो 2 वाले सारे हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन 3 पर भी आ सकता है, तो 3 पर कहाँ कहाँ से आ सकता है, 4 से आ सकता है, या फिर 5 से आ सकता है, ठीक है। फिर अगला बचा 4 पे कहाँ से आ सकता है, 5 से आ सकता है ना। अब अपन को क्वेश्चन में केवल 5 से 2 के बीच के ही पूछे हैं, तो इसके ऊपर और नीचे के अपन कंसिडर करेंगे नहीं। तो देख लो कितने फोटोन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये 6 डिफरेंट फोटॉन्स ये सैंपल का इतना पोर्शन जनरेट करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स कितने आ गए, 6, है ना। अब ये अपन देखो फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2, है ना, 5 माइनस 2 मतलब 3, तो 3 इंटू 4 बाय 2, है ना, फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4 बाय 2 मतलब 6,
ठीक है, तो ये देखो इस तरह से ये फॉर्मूला लॉजिकली सही है ना। ये बात हो गई सैंपल की। जब अपन सेम बात आइसोलेटेड एटम के लिए करते हैं, है ना, तो इसमें अब अपन को ये ध्यान में रखना है कि आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली सबसे लोअर वाली स्टेट पर ही आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन बीच में से कहीं भी आए वो आएगा सबसे लोअर वाले स्टेट पर ही, है ना। टू इलेक्ट्रॉन जब 2 पे गिरेगा अपन को केवल वही वाले केस कंसिडर करना है। तो वो वाले केस कौन कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 3 से आ सकता है 2 पे, या 4 से आ सकता है, या 5 से आ सकता है ना। तो आइसोलेटेड एटम में अपन को ये ध्यान में रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली केवल 2 में ही गिरेगा, बीच की स्टेट्स पे नहीं गिर सकता। तो बस इस केस में ये 3 अलग अलग फोटोन एमिट होंगे, एक ये और एक ये। सो वी कैन से दैट number of emitted photons is equal to 3, and we can also verify this from the formula क्या है? डेल्टा n, है ना। number of photons is equal to डेल्टा n, मतलब n2 minus n1, मतलब 5 minus 2 मतलब 3। ठीक है सर हाँ जी बताइए। सर आइसोलेटेड वाले में ऐसा क्यों होता है कि सीधे मतलब फर्स्ट लाइन पे आते, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं, जो यार ये मतलब मत यहाँ पे पूछिए, जो ऑर्बिट दिया काफी होता हाई है। लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कहीं भी नहीं किया गया है ना। तो ये मतलब ये ऐसे समझ लो कि अपनी समझ से परे है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप लोग इसका बस फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा डिटेल में मत जाना, बस वर्ड को पकड़ना। क्वेश्चन में सैंपल वर्ड देखे ये फॉर्मूला लगाना है, आइसोलेटेड वर्ड दिखे तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ठीक है चंद्रमान। यस सर। बाकी जैसे अगर यस सर। किसी को फॉर्मूला नहीं लगाना है तो वो फिर वो ये बात ध्यान में रखे कि सैंपल में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पे गिर सकता है, 2 पे भी गिर सकता है, 3 पे भी, 4 पर भी, लेकिन आइसोलेटेड अगर है तो वो सबसे नीचे वाले ऑर्बिट पर ही गिरेगा। अगर आपको ये बात याद है तो फिर आप सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस ड्रॉ किए, उससे भी सही आंसर आ जाता है 6 और 3, है ना। या फिर आप फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक अपन को समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक अपने समझने के लिए नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद करके अपन को क्वेश्चन सही करना है। तो मैं 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ, इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने के बाद अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर अपन क्लास को टर्मिनेट करेंगे, है ना। क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स transition from 7th excited state to 2nd state in hydrogen atom। जल्दी जल्दी टिक लो क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ spectral lines observed। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने मैक्सिमम वर्ड का यूज कर लिया ना, है ना, मतलब ये सैंपल की बात कर रहा है। इस तरह से अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज से थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लैंग्वेज अपन ने लिखी है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एमिटेड फोटॉन्स, इसको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे इसको ऐसे भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो इस क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कई बार इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस। ये सेम चीज को पूछने के अलग अलग तरीके हैं। मैं इसको
बता देता हूँ, नहीं बाकी गलत आंसर है वैष्णवी, ये आंसर नहीं है ना। ये आप चाहो तो ये हेडिंग में ही तीनों लिख लेना, और अगर हेडिंग में जगह नहीं है तो अलग से लिख लेना, है ना। तीनों वर्ड्स का, तीनों फ्रेजेस का मतलब वही है। देखो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, है ना, कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, क्योंकि भाई एक ट्रांजिशन से ही तो एक फोटोन एमिट होता है, तो जितने ट्रांजिशन होंगे उतने ही फोटॉन्स। या फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एक फोटोन जब फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट करता है तो उससे एक स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होती है, ठीक है। तो तीनों, कुछ भी पूछा जाए तीनों में से, फॉर्मूला विल बी सेम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है जो ज्यादातर लोग गलत करेंगे। सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n2 इज इक्वल टू 8, है ना। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर लिखा है सेकेंड स्टेट, यहाँ पर एक्साइटेड वर्ड का यूज नहीं किया, सेकेंड स्टेट मतलब 2, है ना। तो यहाँ पर ये जो एक्साइटेड वर्ड है ये थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है ना। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट लिखा है और यहाँ पर सिंपली स्टेट लिखा है, ठीक है। तो बस अब तो क्या बचा, ये n2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा है, ठीक है, मतलब अपन को सैंपल कंसीडर करते हुए चलना है। तो बस इसमें सैंपल का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा n प्लस 1/2, है ना। यहाँ पर डेल्टा n क्या है, 6, 8 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो अब शीट खोल देता हूं मैं, उसमें डाउट्स पूछ लो। कौन सा डिस्कस करना था चंद्रभान, सेक्शन सी? यस सर। अपना वो वाला टॉपिक खत्म हो गया है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस वाला। अगली क्लास में अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, फ्रेश टॉपिक। हाँ सी में बताओ भाई। सेक्शन सी में बताओ। सर मुझे C3 में जा। C3, यस सर। C3 देख लेते हैं। ये है अपना क्वेश्चन C3। ये किसका है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C3, है ना। तो कंसिडर बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरी अपन को लगाना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी इन nth एनर्जी स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटम आर, ये क्या है, ये पीडीएफ से देखना पड़ेगा। और एल आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो एल बोला गया बेसिकली इसको, ये जो है ये एल लिखा हुआ है, दिस इज एल आर एंड वी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ वी आर एंड, ये क्या लिखा हुआ है, वी इफ प्रोडक्ट ऑफ वी आर एंड एल, वी आर एल, है ना। तो ये जो है ये दिस इज एक्चुअली एल इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर एक्स, ये जो है ये एन की पावर एक्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ हमको x की वैल्यू निकालना है ना, x हमको निकालना है कब, जब v इंटू आर इंटू एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर x, मतलब v r l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर x, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या किसी से हुआ है क्या ये क्वेश्चन?
किसी से नहीं हुआ? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, ये है एंगुलर मोमेंटम क्या है अपने लिए, स्मॉल एल है ना, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये आर है रेडियस और ये वी है वेलोसिटी। ये एन क्या है यहाँ पर, एन जो है वो ऑर्बिट नंबर है ना। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, जो इन्होंने क्वेश्चन में स्मॉल एल बोला है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल बोला है, जो होता है एक्चुअली एम वी आर, ये क्या होता है एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो जो एम वी आर है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये सब तो कांस्टेंट है, एच और पाई तो कांस्टेंट है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, सही है। फिर हम वेलोसिटी की बात करें, देखो हम एक एक टर्म पकड़ रहे हैं एक एक करके, ये पहला टर्म हमने कंसीडर कर लिया, अब हम दूसरा टर्म पकड़ते हैं रेडियस। तो जब हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला होता है बोर्स थ्योरी के हिसाब से 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो एक एटम के लिए जेड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो रेडियस दिया है क्वेश्चन में स्मॉल आर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। और ये रेडियस की बात हो गई, अब हमको देखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और आर में क्या रिलेशन होता है बोर्स की थ्योरी के हिसाब से, वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय एन। जेड अगेन एक एटम के लिए कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, n⁻⁻1, सही है। तो जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे, है ना, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे L इंटू वी इंटू आर, तो n इंटू एन स्क्वायर इंटू n⁻⁻1 कितना आएगा, ये सॉल्व होके n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर है क्या, किसका डाउट था ये? सर मेरा था। हाँ क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, बेसिकली अपन को n में इक्वेशन बनानी थी और उससे चेक करना था, है ना। n पे फोकस करना था अपन को तीनों के लिए। और बताओ, मैं वो प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये था C3 क्वेश्चन। C3 क्वेश्चन दिखने में टफ था, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन थोड़ा सा पेश ऐसे किया गया है कि थोड़ा टफ लगे स्टूडेंट को, लेकिन एक्चुअल में उतना टफ है नहीं जितना दिखता है फर्स्ट इंस्टिंक्ट में। और बताओ, C4, C5, C6, C7, C8, इसमें कोई नहीं है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में देख लो। C1, C2, C3, सर C2। C2 है व्हाट इज लाइकली टू बी ऑर्बिट नंबर फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायामीटर। डायामीटर दिया हुआ है चंद्रभान, उससे रेडियस निकल जाएगा, है ना। यस और सर। रेडियस निकल गया तो बस उसमें रेडियस पता चल गया, बोर्स थ्योरी लगा दो। हाइड्रोजन एटम दिया है, मतलब Z की वैल्यू 1, तो यस सर। N की वैल्यू हो जाएगी सॉल्व होके, है ना। ऑर्बिट नंबर पूछा है, मतलब स्मॉल n की वैल्यू निकालना है आपको, हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, इसमें डाउट क्या था वैसे? सर बस थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, या तो फिर अप्रोक्सीमेट देखना कैलकुलेशन पड़ेगा। करना है ना, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना है। अगर नहीं हो तो मेरे को सर बता देना, मैंने मैं तो करके बिल्कुल बता दूंगा। एब्सोल्यूट की थी शायद, इसलिए गलती हो गई हो। हाँ, एब्सोल्यूट तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह आएगा ना इसमें, अप्रोक्सीमेट आंसर यस लेना है। सर। यस सर। क्वेश्चन में आप हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर लेने की कोशिश किया करो, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, सर C5। C5, in a certain electronic transition
द डिफरेंस इज 24 टाइम्स, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। एक मिनट रुको, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं पहले। पूरे में तो ये पूरे नीचे तक हो रहा है, ठीक है, बस क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं फिर। तो कौन सा है चंद्रभान, ये C5? यस सर। ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C5, इसका सोल्यूशन देखो। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब ऊपर से नीचे जंप, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2। द डिफरेंस इन द ऑर्बिट रेडियस है ना, R1 माइनस R2 इज 24 टाइम्स द फर्स्ट बोर रेडियस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली 24 टाइम्स फर्स्ट बोर रेडियस। बोर रेडियस क्या होता है, 0.529 है ना। बोर रेडियस अपन ने कॉपी में लिखा है, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, ठीक है। तो बस अब इसमें R1 और R2 की वैल्यू डालो। R1 क्या होता है 0.529 बाय जेड में कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है, दोनों में से। तो ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 0.529। ये कैंसिल हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये भी हट जाएगा। तो बस अब जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें वैल्यूज डाल डाल के देख लो, किसका स्क्वायर का डिफरेंस 24 के बराबर आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा चंद्रभान। यस सर। इसमें डाउट क्या था? पता नहीं सर, बोर रेडियस का शायद मैंने फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं किया है, शायद अच्छा गलत अच्छा, रख दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ C5 के बाद ये है C6 और फिर ये नीचे है C7। अच्छा, तो आई होप फिर किसी को डाउट नहीं है इसमें, है ना, सेक्शन सी में। तो फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बाकी किसी को किसी पुराने क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो गया तो दोबारा पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी अपना मोल का थोड़ा सा छूट रहा है अभी, तो मोल के लिए अपन या तो एक आध दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे या डाउट ग्रुप पे भेज के उसको निपटा लेंगे अपन, है ना। अपन उसको कर लेंगे मैनेज थोड़े दिन में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर सर लिसनिंग पेशेंटली। अगली बताओ, क्लास में, बोलो बोलो। सर अगली क्लास में डिस्कशन किस चीज का होगा, मोल का होगा? अगली क्लास में अपन अभी तो अगली क्लास में, हाँ, अभी तो होमवर्क में कुछ रहेगा नहीं। बोर मॉडल अपन ने पढ़ा है, ये डी सेक्शन आ जाएगा ना होमवर्क में, स्पेक्ट्रम, तो इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर टाइम बचा तो मूल भी कर लेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक यू पेशेंटली। सर। गुड नाइट एवरीवन।